ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू 1MUFC। और बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन सबसे अच्छी न्यूज़ जो है उससे शुरुआत करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस बहुत सारे प्लेयर्स के साथ चल रही थी, लेकिन उनमें सबसे पहला नाम जिनके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया गया है वो है लूक शॉ। अब देखो यार, लूक शॉ का करियर ना बहुत ऐसा रहा है। हम सबको पता है उनको जब डबल लेग इंजरी हुई थी और उसके बाद सबको लग रहा था कि भाई इसका करियर गया। लेकिन फिर लूक शॉ आए वापस, जोसे मोरिन्यो ने उनको टाइम नहीं दिया। ही फॉट बैक हिज वे इनटू द टीम एंड नाउ ही हैज़ अर्नड हिमसेल्फ अ न्यू 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अब अभी वेजेस वगैरह डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। कल टेनहैग से पूछा भी गया तो टेनहैग ने ये नहीं कहा कि नई डील जो है एग्री कर ली गई है, बट उन्होंने कहा कि हाँ नेगोशिएशंस जारी है। और फेब्रिजो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन वगैरह ये चीज़ कंफर्म कर चुके हैं कि लूक शॉ को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। अब लूक शॉ को नया कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से क्या सिनेरियो चेंज होगा? देखो यार, हमारे पास ना लेफ्ट बैक पर 2 ऑप्शंस हैं, मलासिया और लूक शॉ। तो लेफ्ट बैक पर हमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। एलेक्स टेलेस को हम बेच सकते हैं अभी जब वो वापस आएंगे अपने लोन से सेविया से। राइट बैक के एरिया पर हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा कि हम किस प्लेयर के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि डेलो के साथ अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, लेकिन कोई हमें एक डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रही है नेगोशिएशन। ना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ देखनी है कि आखिरकार कौन होगा प्रायोरिटी लिस्ट में। क्या वैन बिसाका होंगे जिनको लास्ट ईयर हम बेचना चाह रहे थे, या फिर डिएगो डेलो होंगे जिनके साथ हम बहुत टाइम से नया कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात रैशफोर्ड और डेहिया के कॉन्ट्रैक्ट की, तो टेनहैग से जब पूछा गया तो टेनहैग ने यही कहा कि भाई ऐसा है, देखो रैशफोर्ड और डेहिया दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि डेहिया की पोजीशन पे कोई और प्लेयर है नहीं। और अगर आपको बाकी प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना है, बाकी पोजीशन पे इन्वेस्ट करना है, तो आप सोचोगे चलो ठीक है 1 साल और डेविड डेया से काम चला लेते हैं। लेकिन अब मार्कस रैशफोर्ड की सिचुएशन ऐसी है कि लास्ट ईयर जब मार्कस रैशफोर्ड बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पीएसजी उनके लिए आ रही थी, तो सबका ये था यार चलो बेच दो, जितना प्रॉफिट निकलेगा निकलेगा, उस पैसे से दूसरा प्लेयर ले लेंगे और कोई और पोजीशन पे इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या है ना कि इस साल सिचुएशन चेंज हो गई है। रोनाल्डो चला गया क्लब से, आपके पास कवानी भी नहीं है, आपके पास ज़्यादा गोल स्कोरर्स नहीं हैं। रैशफोर्ड इस टाइम पर स्टेप अप कर गया है, उसने ऑलरेडी इतने सारे गोल स्कोर कर दिए। तो कहीं ना कहीं वो एक बैक ऑफ द माइंड थॉट प्रोसेस ज़रूर है टीम के मैनेजमेंट के एंड टेनहैग के, कि यार क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही टेनहैग ने बोल दिया था कि रैशफोर्ड कैन बी द मेन मैन एट दिस टीम। तो यहाँ पर रैशफोर्ड को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब वो वेज स्ट्रक्चर क्या होगा उस पर थोड़ा सा एक टिप्पणी दे पाना अभी मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी और न्यूज़ भी आई हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट अबाउट अदर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है यार कि आपको बाकी प्लेयर्स को भी नया कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, प्लस आपको नए प्लेयर्स भी लेकर आने पड़ेंगे। लेकिन आज का ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रीमियर लीग वापस आ रहा है और 19 पॉइंट का फासला है जिन 2 टीमों के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, मैन सिटी लिवरपूल। अब देखो यार, मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल ये पिछले 4-5 सालों में ना बहुत हीटेड बैटल रही है। जब भी ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं, हम सबको पता है कि लास्ट ईयर 1 पॉइंट से हारी है लिवरपूल। आखिरी में गुंडोगन का इनसेन कमबैक हुआ था एस्टन विला के अगेंस्ट, तब जाकर सिटी टाइटल जीत पाई थी। लेकिन इस साल की सिचुएशन अलग है। लास्ट ईयर क्वाड्रुपल चेस करने वाली लिवरपूल इस बार सारे कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुकी है और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं टॉप 4 में आने के लिए। वहीं मैन सिटी इस बार ट्रेबल चेस कर रही है, क्योंकि वो अभी भी प्रीमियर लीग में 5 पॉइंट पीछे बैठे हैं आर्सेनल से। वो एफए कप में सेमीफाइनल में बैठे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल में पहुंच जाएंगे क्योंकि शेफील्ड यूनाइटेड से मैच है। उसके अलावा वो चैंपियंस लीग में बैठे हुए हैं जहां उनको फेस करनी है बायर्न म्यूनिख। तो यहाँ पर अब इस गेम की सिग्निफिकेंस किस टीम के लिए ज़्यादा है? भाई मेरे हिसाब से दोनों टीम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है ये फिक्चर, क्योंकि अगर मैन सिटी इस फिक्चर में पॉइंट्स ड्रॉप करेगी तो आर्सेनल के पास अपर हैंड रहेगा जब वो अपना फिक्चर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर हमने पॉइंट्स ड्रॉप भी कर दिए तो भी जो पॉइंट्स गैप है हमारे और सिटी के बीच में वो बराबर ही रहने वाला है, जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि कल यर्गन क्लॉप ने जो चीज़ बोली है ना कि हम 100 मिलियन के एक प्लेयर में तो इन्वेस्ट करने के बारे में अभी नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ हम स्पेंड करेंगे समर में जाकर। तो वो स्पेंड करने की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? जब आप टॉप 4 सिक्योर करोगे, क्योंकि रेवेन्यू वहीं से आएगा। आप ट्रॉफीज अगर जीते तो आपका पैसा वहाँ से आता, अगर आप ट्रॉफी नहीं जीत रहे हो तो आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया फिल करना पड़ेगा वो होगा आपका चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन का। और आपके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा सेलेबल एसेट भी नहीं है जिसको आप बेचकर पैसा निकाल लो मार्केट में एंड फिर जाकर आप इन्वेस्ट कर लो। तो आज की इस टीम में मैन सिटी के पास देखो बहुत अपर हैंड है, क्योंकि पिछले 13 होम फिक्चर्स जो है ना मैन सिटी के,
अपने हो, मतलब उन्होंने जब एहतियात पे खेला है अगेंस्ट लिवरपूल, उसमें सिर्फ वो एक बारी हारे हैं। ऑल्दो प्रेशर जो है वो मैन सिटी पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लिवरपूल जब स्ट्रगल कर भी रही थी तो लिवरपूल ने पॉइंट्स निकाल लिए थे पूरे पूरे 3 एनफील्ड पर, एंड दैट गेम एक्चुअली स्टार्टेड अ डाउनफॉल ऑफ कैंसेलो। और यहाँ पर आज के गेम में फोर्डन अवेलेबल नहीं होंगे मैन सिटी के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मैन सिटी को बहुत हद तक और बहुत बहुत बड़े स्केल पर फेवर करेगी वो ये है कि लिवरपूल का जो अवे फॉर्म है ना वो बहुत ज़्यादा खराब है। लिवरपूल ने पिछले 13 अवे फिक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट असेंबल किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टीम जो होम पर 30 पॉइंट निकाल रही है और अवे फिक्चर्स में 13 गेम्स में सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर ज़रूर होगी लिवरपूल। और लिवरपूल का इस साल का फॉर्म जो है वो खराब इसलिए भी रहा है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली ना मैचेस जीत नहीं पा रहे हैं। एंड इवन ये केस तो मैन सिटी के साथ भी है। मैन सिटी लगातार 4 मैचेस नहीं जीत पा रही है क्योंकि यहाँ पर जो उनका बेस्ट रन ऑफ फॉर्म है वो है 3 मैचेस का, और यहाँ पर आज उन्हें अगर जीतना है तो उन्हें अपना ए गेम प्रेजेंट करना पड़ेगा। बैक ऑफ द माइंड जो है वो एक प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायबल है मैन सिटी, अर्लिंग हालैंड के ऊपर, क्योंकि उनके मेजर चंक ऑफ गोल्स जो है वो अर्लिंग हालैंड ने ही स्कोर किए। उनके पास डिफरेंट गोल स्कोरर्स नहीं निकाल पा रहे हैं वो, जैसे लास्ट प्रीवियस 3-4 सीजन से हम देख रहे थे कि बहुत फ्लेक्सिबल था मैन सिटी का अटैक। आपको केडीबी स्कोर करता दिख रहा था, गुंडोगन स्कोर करता दिख रहा था, आपको बाकी प्लेयर स्कोर करता दिख रहे थे। लेकिन इस साल जो मेजर चंक ऑफ गोल्स हैं वो सारे के सारे अर्लिंग हालैंड ने स्कोर किए, और एक ही सीजन के अंदर अर्लिंग हालैंड 6 जो हैट्रिक्स हैं वो स्कोर कर चुके हैं, जिसमें से 6 की 6 उन्होंने होम पर ही स्कोर किए। और एडवांटेज भी यही है कि आज भी मैन सिटी होम पर ही खेल रही है। नाउ हैविंग सेड दैट, लिवरपूल खराब नहीं खेल रही है बट लिवरपूल क्लिनिकल नहीं है। लिवरपूल अटैक्स बना रही है लेकिन लिवरपूल के पास वो मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं है। और आज भी इस गेम में थियागो नहीं होंगे तो मिडफील्ड हमेशा से लिवरपूल की एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है। जब वो टाइटल्स जीत भी रहे थे तब भी मिडफील्ड उनकी एक ऐसी पोजीशन थी जहां पर वो ज़्यादा एक उसमें नहीं थे, कंट्रोल में नहीं थे। एंड जब थियागो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको पता है यार, क्योंकि फेबिनो का फॉर्म इस साल बहुत ख़राब रहा है, आप हार्वी एलियट और कर्टिस जोन्स वगैरह से वो डिमांड नहीं कर सकते जो आपका थियागो लेकर आता है। हेंडरसन भी एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर है। हेंडरसन स्टार्टेड प्रिटी वेल अगेंस्ट रियल मैड्रिड, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कैसे पूरा उनका जो अटैक था बिल्कुल ख़राब हो गया एंड पूरा डिफेंस उनका बिल्कुल शैटर हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्जिल वैन डाइक की भी इस साल की परफॉर्मेंसेज जो है वो इतनी कुछ खास नहीं रही हैं। हाँ, रॉबर्टसन अभी अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है स्कॉटलैंड के लिए। ट्रेंट आर्नल्ड को सिलेक्ट नहीं किया गया था, ट्रेंट आर्नल्ड के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहेगा क्योंकि ग्रिलिश ऑल्दो ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स, बट वो बहुत ही पिवटल पार्ट है सिटी के इस अटैक का। और इस सीज़न सिटी ने लिटरली ग्रिलिश को जिस तरीके से यूज़ किया है वो काबिल तारीफ़ है। अब मुझे क्या लगता है कि क्या रिजल्ट होगा, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी विक्ट्री फॉर मैन सिटी, बट स्टिल दे विल गेट ऑल 3 पॉइंट्स इन दिस फिक्चर। आई थिंक लिवरपूल की थोड़ी मुश्किल इसलिए होगी कि उनका एक तो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं हो पा रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है प्लेयर्स, और अवे फॉर्म का जो एक स्टिग्मा है वो भी उनसे ब्रेक नहीं हो पाया इस पूरे सीजन के अंदर। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत है यर्गन क्लॉप के ऊपर, और अगर इस फिक्चर में पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो टॉप 4 की एक ड्रीम है ना वो दूर होती चली जाएगी, क्योंकि जो गैप है बिटवीन देम एंड यूनाइटेड, न्यूकासल एंड आपकी ब्राइटन वगैरह से वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि इस साल ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल भी नहीं है किसी भी टीम के पास, क्योंकि जो नीचे बैठी टीमें होती है ना वो भी इस साल अच्छा कर रही है, जैसे फुलम अच्छा कर रही है, जैसे आपकी ब्राइटन अच्छा कर रही है। तो इन सारी टीम्स ने भी जो प्रीमियर लीग का एक लेवल है वो राइज कर दिया है। एंड डेफिनेटली आर्सेनल जब इस गेम को देख रही होगी तो उनको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर मैन सिटी आज का गेम जीतती है तो उन्हें अपना गेम जीतना ही जीतना पड़ेगा। आर्सेनल वैसे भी इतने सारे फिक्चर्स जो उनके बचे हुए हैं जितने भी प्रीमियर लीग में, सिर्फ उन पे फोकस करना है उन्हें। अगर यहाँ से वो लीग बॉटल करते हैं, क्योंकि बॉटल ही होगी, आप 5 पॉइंट की लीड पर हो, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अभी मैन सिटी को 3 कॉम्पिटिशन में अभी बिल्कुल अपने आप को झोंकना है और आपको सिर्फ एक ही कॉम्पिटिशन पे फोकस करना है। ऑल्दो आप कहोगे कि भाई आपका जो सलीबा है वो थोड़ा सा इंजरी स्केयर लेके घूम रहा है, बट यू स्टिल हैव गॉट प्लेयर्स जो कि आपको यहाँ से ओवर द लाइन ले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो टीम है वो एक वेल जेल्ड टीम है, दे आर वेरी कमिटेड। और आर्टेटा ने एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया भी है जहाँ पर प्लेयर्स अगर नहीं भी खेल रहे हैं उनके मेन प्लेयर्स तो भी वो रिजल्ट निकाल के लेके आ पा रहे हैं। तो वही हमें देखना है कि क्या होगा। बाकी अगर मैं मेस्सी के कॉन्ट्रैक्ट पे बात करूँ तो मेस्सी के कॉन्ट्रैक्ट पे हम मोक अनस्क्रिप्टेड बात करेंगे और बारसा की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर अब देखो पता है क्या, पीएसजी के साथ सेम दिक्कत हो रही है कि अब पीएसजी के पास ना प्रोजेक्ट एम्बापे भी नहीं बच पाएगा, शायद प्रोजेक्ट नेमार भी नहीं बच पाएगा, प्रोजेक्ट मेस्सी भी नहीं बच पाएगा।
तो पीएसजी करेगी क्या आखिरकार? प्रोजेक्ट पीएसजी जो चैंपियंस लीग प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, अब वो किसके साथ बनाएंगे? क्योंकि मार्केट में अगर आप प्लेयर्स देखो तो उनको अगर 3 प्लेयर्स अगर उनके जाएंगे छोड़ के, जो मुझे लगता नहीं है कि तीनों जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एम्बापे भी छोड़ देगा, बिकॉज एम्बापे काफ़ी ब्लंटली आकर बोल रहा था फ्रांस के गेम के बाद जब उसने नेदरलैंड्स को हराया था कि यार दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्ले इन अ टीम जो कि अच्छा खेलती है, जो इंजॉय करती है अपना गेम। तो कहीं ना कहीं पीएसजी पे डिग लिए हैं एम्बापे ने, एंड प्लेयर्स पर भी डिग लिए हैं, मैनेजमेंट पर भी डिग लिए हैं, एंड मेसी डेफिनेटली वांट्स टू लीव, क्योंकि वहाँ पर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपका जो फैन बेस है वो खुद ही आपको अडोर नहीं कर रहा, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे उस एटमोसफियर में? बट यहाँ पर अगर मैं पोचेटिनो की सिचुएशन देखूँ कि भाई पोचेटिनो का नाम जोड़ा जा रहा है रियल मैड्रिड जॉब के साथ, आई डोंट रियली सी के हाउ रियल मैड्रिड कैन गो आफ्टर अ सीरियल बॉटलर लाइक पोचेटिनो। दे शुड बी टारगेटिंग बेटर नेम्स, नागल्समैन एंड ऑल, और उनको उन्हीं नामों को लेकर आना चाहिए। लेकिन पॉच एक ऐसी अपॉइंटमेंट होगी जो कि उसके लिए ये जॉब बहुत बड़ी होने वाली है। और ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स हैं जैसे कि लूका मॉड्रिच हो गए, टोनी क्रूज हो गए, बेंजेमा हो गए, इन प्लेयर्स ने पोचेटिनो ने जितना अपने करियर में अचीव नहीं किया है बोथ एज अ प्लेयर एंड एज अ मैनेजर, उससे ज़्यादा अचीव कर रखा है क्लब फुटबॉल में ही। तो कैसे डील करेगा पोचेटिनो इन प्लेयर्स के साथ? क्योंकि वही चीज़ उसके साथ पीएसजी में भी हुई थी, एंड इसीलिए फिर उसको झेलना पड़ा सैक। मेरे हिसाब से तो टॉटनम हॉटस्पर्स जाना बेटर डिसीजन रहेगा पोचेटिनो के लिए। बट पता नहीं क्यों एक ये न्यूज़ बार बार सर्कुलेट हो रही है कि भाई रियल मैड्रिड जो है वो चाहती है कि पोचेटिनो आए, ज्वाइन करे उनको। आई डोंट सी how does this is making any sort of sense for both Pochettino and for Real Madrid। and आपको पता है भाई फैबियो पैरेतिची जो आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं आपके स्पर्स में, उन पे बैन लग चुका है 30 महीने का, क्योंकि उन्होंने घपला किया था वहाँ पर यूवेंटस में रहकर, और उसके चक्कर में उनको बैन लगा दिया गया है। तो उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। अब हियरिंग होगी, कोर्ट हियरिंग, उसके बाद कोई डिसीजन आएगा। काफ़ी लंबा चलने वाला है ये प्रोसेस। स्पर्स तो आर लिटरली इन मड राइट नाउ। स्पर्स के प्लेयर्स के बाद उनका एक परमानेंट मैनेजर नहीं है, स्पर्स के प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, टॉप 4 नहीं है। एक टीम जो बनी थी समर में, सबको लग रहा था भाई स्पर्स ना compete करेगी प्रीमियर लीग ट्रॉफी के लिए, लेकिन स्पर्स अभी टॉप 4 में भी जगह बनाने में अपनी एक जो लड़ाई है वो लड़ रही है, और अभी भी कोई ऐसा श्योर शॉट अश्योरेंस नहीं है स्पर्स के प्लेयर्स के एंड से कि नहीं हम टॉप 4 तो दिलवा ही देंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है इस पूरे अभी फुटबॉलिंग वीक में हुआ है, और बची हुई जो भी न्यूज़ कवरेज है वो आपको मोर ट्रांसक्रिप्ट में मिल जाएगी। लेकिन आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा? मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल वाले गेम में आपको क्या लगता है कि क्या पेप ग्वार्डियोला आज यर्गन क्लॉप को डबल करने से रोके? क्योंकि यहाँ पर लिवरपूल लीग डबल भी कर सकती है उनके ऊपर। एंड आपको क्या लगता है कि लूक शॉ को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना सही डिसीजन था या नहीं था? एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC। प्लीज़ जल्दी से 56 से करा दो यार, बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। ऑल्सो आपके हिसाब से रियल मैड्रिड का अगला मैनेजर कौन होना चाहिए? एंड विद दैट आई विल टेक लीव, बाय बाय, टेक केयर।